हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया था कि एक साइंटिस्ट थे फ्रिच नाम के, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने एल्गे को मतलब दुनिया भर के सभी एल्गे को उसके पिगमेंट और रिप्रोडक्शन की बेसिस पे 11 क्लास में क्लासिफाई किया था। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट क्लास दे रखे हैं हमें एल्गे की जो पढ़ने हैं, क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे एंड रोडोफाइसे, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में क्लोरोफाइसे डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे फियोफाइसे के बारे में। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा क्लास फियोफाइसे, जो एक एल्गी की क्लास है। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि क्लास फियोफाइसे में आने वाली जितनी भी एल्गे हैं ये ब्राउन कलर के होते हैं। इसलिए हम फियोफाइसे को कॉमनली ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फियोफाइसे में आने वाले जितने भी एल्गे हैं ये सभी ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए इसे कॉमनली ब्राउन एल्गे कहते हैं। दूसरी बात, इसकी बात करें अकरेंस की कि कहाँ रहते हैं, तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं वो मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड ब्रेकिश वाटर, हर टाइप के वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फियोफाइसे की जो मोस्टली जो स्पीशी है वो मेरीन वाटर में रहती है। फियोफाइसे की कुछ स्पीसी ऐसी है जो फ्रेश वाटर में रहती है, लेकिन कुछ स्पीसीज की ऐसी है जो ब्रेकिश वाटर में रहती है। एंड नाउ दैट इज व्हाट इज ब्रेकिश वाटर। बच्चों, जो मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर का जो मिक्सचर होता है ना, उसी को ब्रेकिश वाटर कहते हैं। क्या कहा मैंने? मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर के मिक्सचर को ब्रेकिश वाटर कहते हैं। तो क्या याद रखना है कि फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गी की जो मोस्टली जो स्पीशी है वो मेरीन वाटर में रहती है, मतलब खारे पानी में मेरीन वाटर में रहती है। कुछ स्पीसी फ्रेश वाटर में पाई जाती है, तो कुछ स्पीसी ब्रेकिश वाटर में रहती है। नहीं तो फियोफाइसे की जो मोस्टली स्पीशी है, फियोफाइसे में आने वाले एल्गे की मोस्टली स्पीशी कहाँ रहती है? मेनली कौन से हैबिटेट में रहती है? मेरीन हैबिटेट में, यानी मेरीन वाटर में। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। अगली बात, इसकी अगर थैलस की बात करें यानी बॉडी स्ट्रक्चर की, तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि फियोफाइसे में आने वाली जितनी भी एल्गे हैं ये सभी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। ये ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में हमने जो क्लोरोफाइसे देखा था, तो हमने उसमें ये देखा था कि क्लोरोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं वो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर दोनों होते हैं। बट फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं बच्चों, ये मोस्टली सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है वो ब्रांच्ड होती है। ब्रांच्ड मतलब इनकी बॉडी की जो मेन एक्सिस है उसके साइड में ब्रांचेस निकलते हैं और फिलामेंटस होती है। तो सिंपल सी लाइन में अगर हम फियोफाइसे में आने वाले एल्गे की अगर थैलस की बात करें यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो फियोफाइसे में आने वाले जो मोस्टली एल्गे हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो हाईली ब्रांच्ड होते हैं, कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है? और फियोफाइसे में आने वाले कुछ एल्गे ऐसे हैं जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है। नहीं तो मोस्टली फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो ये बात ध्यान रखना है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। नाउ अब बात करें इसकी पिगमेंट्स की, कि फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं उसमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो है बच्चों वो है क्लोरोफिल ए सी। क्लोरोफाइसे में आने वाले एल्गे में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल ए एंड बी। यहाँ बी नहीं होता, यहाँ सी होता है। तो फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं बच्चों, इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए एंड सी टाइप का होता है। क्लोरोफिल 4 तरह के होते हैं, मतलब क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल्स 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी सी एंड डी। जहाँ पे क्लास क्लोरोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, तो वहीं क्लास फियोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी होगा। इसके अलावा इसमें एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट जेंथोफिल होगा, और इसके अलावा इसमें 2 स्पेशल टाइप के पिगमेंट और होंगे। पहला है फ्यूकोजेंथिन, दूसरा है डाइटोजेंथिन। और इसी फ्यूकोजेंथिन एंड डाइटोजेंथिन की वजह से फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे वो ब्राउन कलर के होते हैं, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन एंड डाइटोजेंथिन दे आर ब्राउन कलर पिगमेंट। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पिगमेंट्स हैं हमारे फियोफाइसे में आने वाले एल्गे के। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए एंड सी, जेंथोफिल जो एक ऑरेंज कलर का पिगमेंट है, और इसके अलावा फियोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर 2 स्पेशल टाइप के पिगमेंट और होते हैं। फर्स्ट वन इज फ्यूकोजेंथिन एंड सेकंड वन इज डाइटोजेंथिन। ये दोनों ही पिगमेंट एक ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं बच्चों, जिसकी वजह से फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। किसकी वजह से?
दो मेन इंपॉर्टेंट पिगमेंट की वजह से, फ्यूकोजेंथिन एंड डाइटोजेंथिन। तो ये दो पिगमेंट्स याद रखेंगे जिसकी वजह से फियोफाइसिन में आने वाले एल्गे का कलर ब्राउन होता है। इसके अलावा अगर हम फियोफाइसिन में आने वाले एल्गे की अगर एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगी, इसकी सेल वॉल होगी, देख सकते हो यहाँ पे सेल वॉल होगी सबसे बाहर की तरफ। अच्छा बच्चों, फियोफाइसिन में आने वाले मोस्टली एल्गी की जो सेल वॉल है वो बाइलेयर्ड होती है। बाइलेयर्ड मतलब वो दो लेयर से बनी है। पहली होगी सेल वॉल की आउटर लेयर, बाहर की तरफ देख सकते हो, जो सेलुलोज से बनी होगी, और दूसरी होगी सेल वॉल की इनर लेयर, अंदर वाली, जो किससे बनी होगी, एल्जिन से बनी होगी। एल्जिन ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उससे बनी होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर की तरफ देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन होगी जो लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होगी, सिंपल सी बात है। और फिर इसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म पर क्या होंगे, एल्गी की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेली होंगे सारे के सारे, जैसे क्लोरोप्लास्ट होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, हर टाइप के सेल ऑर्गेनेली इसके साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट होंगे। तो ये है फियोफाइसिन में आने वाले एल्गी का सेल स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि फियोफाइसिन में आने वाले एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बायलेयर्ड होती है, मतलब दो लेयर से बनी है। पहली सेल वॉल की सबसे आउटर लेयर जो सेल्यूलोज से बनी होगी, दूसरी सेल वॉल की ये इनर लेयर जो एल्जिन से बनी होगी, एल्जिन जो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। फिर सेल वॉल के अंदर होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन, जिसे बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होगी। फिर उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म होगा, और इस साइटोप्लाज्म पर एल्गे के अंदर जो इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सब इस साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो क्या बात ध्यान रखनी है कि फियोफाइसिन में आने वाले एल्गे की सेल वॉल बायलेयर्ड है, और वो किससे बनी है, सेल्यूलोज प्लस एल्जिन से। तो कह सकते हैं कि फियोफाइसिन में आने वाले एल्गे की सेल वॉल सेल्यूलोज एंड एल्जिन से बनी होती है, और ये है उसका सेल स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ आई? तो क्या बताया मैंने कि ये ब्राउन कलर एल्गे होते हैं, ये मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड ब्रेकिश वाटर, हर टाइप के वाटर में होते हैं, लेकिन ये मोस्टली कहाँ पाए जाएंगे, मेरीन वाटर, खारे पानी में। इसके अगर थैलेस स्ट्रक्चर की बात करें तो फियोफाइसिन में आने वाले जितनी भी एल्गे हैं ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी ब्रांच्ड होती है और फिलामेंटस होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, जेंथोफिल होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, डाइटोजेंथिन होता है। जहाँ पे फ्यूकोजेंथिन एंड डाइटोजेंथिन ये एक ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं, और इन्हीं फ्यूकोजेंथिन एंड डाइटोजेंथिन की वजह से फियोफाइसिन में आने वाले एल्गी का जो कलर होता है मेनली ब्राउन होता है, इसलिए इन्हें ब्राउन एल्गे कहते हैं। फिर इनके सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे फियोफाइसिन में आने वाले मोस्टली एल्गे की सेल वॉल बाइलेयर्ड होती है। पहली होती है सेल वॉल की आउटर लेयर जो सेलुलोज से बनी होगी, दूसरी होगी सेल वॉल की इनर लेयर जो एल्जिन से बनी होगी। फिर सेल वॉल के अंदर उसका सेल मेम्ब्रेन होगा जो किससे बना होगा, लिपिड एंड प्रोटीन से। फिर उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म होगा, और इस साइटोप्लाज्म पर एल्गे के सेल ऑर्गेनेली होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सब। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी सेल वॉल समझ आई? तो फियोफाइसिन में आने वाले एल्गे की जो सेल वॉल है बच्चों, वो सेल्यूलोज एंड एल्जिन से बनी होती है। नाउ इसके अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट फीचर की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि ये सारे के सारे फ्लैजुलेटेड होते हैं। ये भी ध्यान रखना है। कैसे होते हैं बच्चों, ये फ्लैजुलेटेड एल्गे होते हैं। ठीक है, मेनली कैसे होते हैं, बायफ्लैजुलेटेड होते हैं, मतलब इनमें दो फ्लैजुला पाया जाता है, फ्लैजुलेटेड। और इनकी दोनों के दोनों फ्लैजुला अनइक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, अनइक्वल, अनइक्वल होते हैं। ध्यान से सुनो कैसे। तो मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल सा ये बोला कि फियोफाइसिन में क्या, फियोफाइसिन में आने वाले ये जितने भी एल्गे होते हैं, फियोफाइसिन में आने वाले जितने भी एल्गे होते हैं इनकी बॉडी फ्लैजुलेटेड होती है। मतलब फियोफाइसिन में आने वाले जो एल्गे हैं इनमें फ्लैजुला होता है। और मैंने बताया था कि फ्लैजुला ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एल्गे को मूव करने में, इन दी वाटर स्विम करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, तो ये फ्लैजुला फियोफाइसिन में आने वाले एल्गे के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फियोफाइसिन में आने वाले जो एल्गे होते हैं बच्चों फ्लैजुलेटेड होते हैं। ठीक है, फियोफाइसिन में आने वाले जो एल्गे हैं बच्चों वो मेनली बायफ्लैजुलेटेड होते हैं, मतलब उनमें दो फ्लैजुला होते हैं, और वो दोनों फ्लैजुला अनइक्वल होते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये कोई फियोफाइसिन का एल्गे है, मान लो इस तरह से ये कोई एल्गे है, ठीक है, एल्गे है, ये बायफ्लैजुलेटेड होंगे, मतलब इसमें दो फ्लैजुला होगा। तो मान लो एक फ्लैजुला इसका लॉन्ग है इस तरह से, तो दूसरा इसका कैसा है, शॉर्ट है।
तो देख सकते हैं ये इनके फ्लेजला है। क्या है ये इनके फ्लेजला, जिसमें से एक फ्लेजला लॉन्ग है तो दूसरा शॉर्ट है। तो ये बात समझ आई। तो सिंपल से में याद रखना है कि फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं वो फ्लेजिलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये मेनली कैसे होते हैं, बायफ्लेजिलेटेड, यानी इनमें दो फ्लेजिला होते हैं और वो दोनों फ्लेजिला लेंथ में अनइक्वल होते हैं, एक शॉर्ट होगा तो एक लॉन्ग होगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे। अगली बात इनकी बात करें रिजर्व फूड मटेरियल की। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल से कहे तो मतलब देखो, मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि जो एल्गे होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है, मतलब एल्गे बिल्कुल प्लांट की तरह होते हैं। ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि एल्गे में क्लोरोफिल पाया जाता है और फियोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर भी क्लोरोफिल है। तो ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो इन एल्गे ने ये जो फूड बनाया है उसमें से ये मोस्टली फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड बच गया है एल्गे के अंदर, एल्गे उन एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। उसी को रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। मतलब एल्गे ने बचे हुए फूड को जो स्टोर किया है किसी न किसी फॉर्म में। तो फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं ये मेनली फूड को लेमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। किसकी फॉर्म में, मैनिटोल, जहां पे मैनिटोल एक टाइप का अल्कोहल होता है, क्योंकि यहाँ पे OL आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं, जिसमें से वो मोस्टली फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। अब इनमें जो एक्स्ट्रा फूड बच गया है ये उन एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं लेमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में। इसी को रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं। तो इस बात को भी यहां आप ध्यान रखेंगे, ठीक बच्चों, इतनी बात समझ आई। ना बात करते हैं इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। इसकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो एक बार इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्या वो ये कि फियोफाइसे में आने वाली जितने भी एल्गे हैं ये तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होंगे, वेजिटेटिवली, ठीक है बच्चों, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। नाउ अब कहने का सिंपल सा मतलब मेरा ये है कि फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे हैं वो तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। मतलब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेनली ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं ये, फ्रेगमेंटेशन, मोस्टली ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे। मतलब कि फियोफाइसे में आने वाले जो एल्गे होते हैं अगर वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये मेनली फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो पेरेंट बॉडी होगी वो दो फ्रेगमेंट में, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाएगी और आफ्टर सम टाइम जो पार्ट स्प्लिट किया है वो एक न्यू थैलस बना लेता है एल्गे का, ठीक है। वहीं अगर किसी भी एल्गे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये मेनली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। मैंने आपको जब एल्गे का रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर एल्गे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एल्गे के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू। अब ये स्पोर्स क्या है, स्पोर्स एक यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जो, जिसको अगर फेवरेबल कंडीशन दी जाए, फेवरेबल कंडीशन मतलब अगर इन स्पोर को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर, सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन वगैरह अगर दिया जाए तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, इस कंडीशन में क्या होते हैं कि ये जो हमारे स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर एल्गे का न्यू थैलस बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर फियोफाइसे में आने वाले एल्गे में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये मेनली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होंगे। और वही कौन सा स्पोर, वो भी होगा कैसा बच्चों, जू स्पोर। कैसा स्पोर, जू स्पोर। कैसा होगा, जू स्पोर, जो कि कैसा होगा, बायफ्लेजिलेटेड होगा। कैसा होगा, बायफ्लेजिलेटेड, समझ रहे हो ना। और ये किसके अंदर बनेगा, ये बनेगा जूस्पोरेंजियम के अंदर। तो फियोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है जिस स्ट्रक्चर को जूस्पोरेंजियम कहते हैं। इसी जूस्पोरेंजियम के अंदर बायफ्लेजिलेटेड जूस्पोर में बनेगा और जब इस जूस्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये जूस्पोर जर्मिनेट होकर एल्गे का न्यू थैलस बनाएगा। ना अगर बात करें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एक मिनट बच्चों इंक भरना जरा, ठीक है।
ना इसकी अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फियोफाइसे में आने वाले जो एलगे हैं ये तीनों टाइप के सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं। मतलब ये आइसोगेमस प्रोडक्शन भी होते करते हैं, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। मैंने ये बताया कि फियोफाइसे में आने वाले जितने भी एलगे हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों करते हैं। अगर फियोफाइसे में आने वाले एलगे अगर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये मेनली फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होंगे, और फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं। अगर फियोफाइसे में आने वाले एलगे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू करते हैं। और फियोफाइसे में आने वाले जो एलगे होते हैं वो कौन से स्पोर से रिप्रोड्यूस होते हैं? ये मेनली हमारे जू स्पोर से रिप्रोड्यूस होते हैं। जू स्पोर एक बायफ्लैजिलेटेड स्पोर होता है और ये पियर शेप्ड, जैसे नाशपाती नहीं होती, पियर शेप्ड होता है जो जू स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो जू स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है जो फियोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर बनेगा। इसी जू स्पोरेंजियम के अंदर बायफ्लैजिलेटेड जू स्पोर बनेगा। और जब इस जू स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये जर्मिनेट होकर एल्गे का न्यू थैलस बनाते हैं। नाउ सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा बच्चों? अगर फियोफाइसे में आने वाले एल्गे अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे गैमेट का फ्यूजन होगा। ठीक है, अभी जो गैमेट जो फ्यूज हो रहे हैं ये गैमेट तीन तरह के होते हैं। पहला, अगर इन गैमेट का शेप एंड साइज सेम है तो ऐसे गैमेट को आइसोगेमी कहते हैं, और ऐसे सेक्सुअल प्रोडक्शन को आइसोगेमस कहते हैं। समझ रहे हो ना क्या है मतलब ये? इसी तरह से अगर एल्गे के सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान अगर जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं अगर उन गैमेट का साइज अगर सेम नहीं है, एक गैमेट लार्ज है एक गैमेट स्मॉल है, तो वो आइसोगेमी कहलाएगा। ऐसे सेक्सुअल प्रोडक्शन को आइसोगेमस कहते हैं। आप समझ आया? ठीक है, लेकिन जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं उन गैमेट में अगर फीमेल गैमेट लार्ज है और नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट स्मॉल है एंड मोटाइल है तो ऐसे गैमेट को ऊगेमी कहेंगे, और ऐसे सेक्सुअल प्रोडक्शन को ऊगेमस कहते हैं। तो अगर फियोफाइसे में आने वाले एल्गे अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है। तो जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं बच्चों वो गैमेट तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तीन तरह के। यस, अगर गैमेट का शेप एंड साइज सेम है तो ऐसे गैमेट को आइसोगेमी कहेंगे, और ऐसे सेक्सुअल प्रोडक्शन को आइसोगेमस कहेंगे। अगर गैमेट का शेप एंड साइज मतलब साइज अगर सेम नहीं है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, तो ऐसे गैमेट को एनाइसोगेमी कहते हैं, और ऐसे सेक्सुअल प्रोडक्शन को एनाइसोगेमस कहेंगे। लेकिन जो गैमेट फ्यूज हो रहे हैं उनमें अगर फीमेल गैमेट लार्ज है, नॉन मोटाइल है और मेल गैमेट स्मॉल है, मोटाइल है, तो ऐसे गैमेट को ऊगेमी कहेंगे, और ऐसे रिप्रोडक्शन को ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो जैसे ही गैमेट का फ्यूजन होगा तो गैमेट के फ्यूजन के बाद क्या होगा बच्चों? जायगोट बनेगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। अब जायगोट का प्लोडी लेवल 2n होता है, मींस ये डिप्लॉयड होता है। फिर ये जायगोट क्या होगा बच्चों? ये जायगोट जर्मिनेट होगा, मतलब इसमें डिविजन्स होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद न्यू थैलस ऑफ एल्गे बनाएगा, न्यू थैलस ऑफ एल्गे बनाएगा। तो सिंपल से कहने का मतलब मेरा यही है यहाँ पे कि फियोफाइसे में आने वाले एल्गे जो होते हैं वो तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिवली करेगा तो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस होगा, एसेक्सुअली ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, और सेक्सुअली ये गैमेट के फ्यूजन से रिप्रोड्यूस होते हैं। और फियोफाइसे में आने वाले एल्गे के अंदर तीनों टाइप के गैमेट्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक, गैमेट जैसे ही फ्यूज होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट फर्दर जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर एल्गे का न्यू थैलस बनाएगा। तो ये है हमारे फियोफाइसे में आने वाले एल्गे के रिप्रोडक्शंस। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे फियोफाइसे में आने वाले एल्गे की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे इसके बारे में, रोडोफाइसे के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार।